डिस्कस करेंगे वो बेसिकली दो तरह की एनर्जीज के बारे में, एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी। इनमें क्या डिफरेंस होता है? एक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को किसी भी ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाने के लिए रिक्वायर्ड है, या किसी भी एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। और दूसरी एनर्जी जो एटम को आयनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। और एटम के आयनाइज करने का मतलब होता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का मतलब है कि वो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में चला गया। मतलब जैसे क्वांटम नंबर की वैल्यू हम कहते हैं 1 2 3 4, तो अगर वो क्वांटम नंबर की वैल्यू में इन्फिनिटी ले लें, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करवा कर कहाँ ले जाते हो? किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हो। वो एक्साइटेड स्टेट कोई भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा? ऑब्वियसली उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करोगे और उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो अगर आप इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फ्रॉम एनी स्टेट टू एन अदर एक्साइटेड स्टेट। जबकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास पहले बाउंड था, बाइंड था, बाउंड है मतलब मजबूर है वहीं पर रहेगा, बाइंड मतलब उसको होल्ड किया हुआ है न्यूक्लियस ने। आप क्या करो, आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो और इतनी एनर्जी दो कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? वो इन्फिनिटी लेवल पे चला जाएगा। और इन्फिनिटी लेवल का मतलब ये होता है कि जहां पर उस इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी को कैलकुलेट किया जाए तो वो जीरो। तो जिस ग्राउंड स्टेट में था वहां पर एनर्जी नॉन जीरो। आपने उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर उसकी एनर्जी कितनी हो गई? वो जीरो हो गई। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को अगर डिफाइन करना चाहें, इसके बारे में जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी स्टेट से फ्री करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इलेक्ट्रॉन को फ्री करने का मतलब होता है कि हमारा जो एटम है वो आयनाइज हो गया। एटम क्या हो गया? आयनाइज्ड। तो एटम को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये इन दोनों एनर्जीज में डिफरेंस है। फिर एक टर्म यूज होती है एक्साइटेशन एनर्जी से रिलेटेड। हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो एक्साइटेशन पोटेंशियल की होती है। तो जो पोटेंशियल ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला आपके पास था, पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज। तो जो पोटेंशियल ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो पोटेंशियल ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। और सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जिससे आपका एटम आयनाइज हो जाए, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो दोनों के अंदर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सेम है। जिस पोटेंशियल ने एक्साइट करवाना है, एक्साइटेशन पोटेंशियल, और जिस पोटेंशियल ने एटम को आयनाइज करवाना है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो स्टेटमेंट अगर इसके बारे में लिखी जाए तो स्टेटमेंट क्या होगी कि व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल? द पोटेंशियल विच प्रोवाइड्स एक्साइटेशन एनर्जी। जरा पता एनर्जी का कोई सोर्स होगा, तो एनर्जी का सोर्स हमारे पास पोटेंशियल है। तो विच प्रोवाइड्स एक्साइटेशन एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। और इस केस में द पोटेंशियल विच प्रोवाइड्स आयनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना। फिर कुछ मैथमेटिकल आपके पास इक्वेशंस हैं जो हमारी बुक में सॉल्व होती हैं रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी मैं आपको बता दूं। मतलब पंजाब की बुक में नहीं है लेकिन आपको बाकी बुक से मिलता है, मतलब वो इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी को जब आपने कैलकुलेट करना होता है तो आपने एनर्जी का डिफरेंस लेना होता है। एनर्जी का डिफरेंस कहाँ से कहाँ? फाइनल से इनिशियल। तो फाइनल वो कहाँ चला गया? वो इन्फिनिटी लेवल पे चला गया। और इनिशियली वो कहाँ पर था? लेट से वो ग्राउंड स्टेट के अंदर था। तो इन्फिनिटी लेवल पे हमारे पास उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है? दैट इज जीरो। तो इन्फिनिटी लेवल पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो जीरो पुट करेंगे। और जो एनर्जी किसी भी हमारे पास ऑर्बिट के अंदर होती है वो नेगेटिव होती है। और अगर वो एनर्जी नेगेटिव है तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। फर्स्ट करो ग्राउंड स्टेट के अंदर था तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी, तो नेगेटिव ही पुट करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, लेकिन आयनाइज करने के लिए हमारी जो एनर्जी आती है वो क्या आती है? वो पॉजिटिव आती है। अब किसके इक्वल है? फर्स्ट करो, आपने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली, तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हाइड्रोजन की एग्जांपल को लें तो हाइड्रोजन के लिए हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसके इक्वल आएगी? दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द
क्वांटाइज एनर्जी, कि जो उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज एनर्जी है आप उसका क्या ले लोगे, मैग्नीट्यूड। क्या मतलब, अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 है, आप इसका मैग्नीट्यूड लें, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है अपने एटम को आयनाइज करने के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी हमारी बुक्स में लिखी जाती है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, अगर तो एक इलेक्ट्रॉन है किसी के पास तो उसकी एक आयनाइजेशन एनर्जी है, लेकिन जिस एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी उसकी नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होंगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू है। अदरवाइज अगर हम किसी ऐसे एटम को लेते हैं जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा, तो नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज या नंबर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। जो एंगुलर मोमेंटम बच्चे बात करें ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बोहर का पॉस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम आपके मास पे डिपेंड नहीं करता, आपके रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तभी तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के इक्वल है। तो एंगुलर मोमेंटम को आप MVR से कैलकुलेट नहीं करेंगे कि उसका फार्मूला आप MVR से लें और फिर आप उसका रिलेशन देखें क्या आएगा, वो गलत होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर n बढ़ने से मोमेंटम कम होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी कम होगा, आप बोहर मॉडल को गलत कर दोगे। तो ये DPTV में क्वेश्चन भी था कि एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंट होता है इन फैक्टर्स के, क्योंकि वो क्वांटाइज्ड है, उसकी वैल्यू हर ऑर्बिट के लिए फिक्स होगी, और वो ऑर्बिट्स होंगे जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम दिया जाता है। मैग्नीट्यूड क्यों लिया, इसका मतलब आप साथ साथ इसको फॉलो नहीं करें मैथमेटिकल स्टेप्स को। जब आपने आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड की तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आई, पॉजिटिव आई। किसकी, टोटल एनर्जी की। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एनर्जी आपके पास होगी, आपने उस टोटल एनर्जी की वैल्यू को पॉजिटिव करना है, और टोटल एनर्जी की वैल्यू को पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड ले ली जाए। तो यानी एक शॉर्टकट बन गया कि आपने किसी भी ऑर्बिट के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को फाइंड करना है, तो जो उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसकी मैग्नीट्यूड ले लें, क्योंकि वो वैल्यू तो नेगेटिव होगी ना, लेकिन मैग्नीट्यूड लेने से वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट है कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट,